अमेरिका हर वो रास्ता बंद कर देना चाहता है जहां से रशिया को हेल्प होती है। जिस जिस रास्ते के ऊपर अमेरिका की चलती है भैया, वहां तो टोल टैक्स पक्का समझिए। हो ये रहा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अमेरिका का ईगो बन चुका है कि भाई रशिया को बैकफुट पे डालना है। अब बैकफुट पे डालने के लिए ये 2022 से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको सफलता नहीं मिल पाई है। अब वो सफलता का नहीं मिलना अमेरिका के लिए एक चैलेंज बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से परेशान हो चुके हैं, वहां पे बड़े तादाद में विरोध हो रहे हैं, उन सबके बीच में अब वो अपने मल्टीपल हथियारों को यूज करना शुरू कर चुके हैं। एक सीरीज को समझने का प्रयास करिए कि यूक्रेन रशिया के वॉर को रुकवाने के क्रम में क्या कुछ नहीं किया गया। अभी रिसेंटली जो बीते 3-4 दिन की घटनाओं को आप भी देखिए तो आपको सारा खेल समझ में आएगा। सबसे पहले डायरेक्टली जेलेंस्की को इस बात के लिए कहना कि क्या आप मॉस्को के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग पे अटैक कर सकते हैं। उसके बाद में नाटो के महासचिव का धमकी दे देना कि भैया जो सहयोग करेगा, जो सेकेंडरी टैरिफ लगा के हम परेशान करेंगे। अमेरिका ऑलरेडी रशिया सैंक्शनिंग एक्ट लाकर के 500% टैरिफ की धमकियां दे रहा है। और आज जो है वो अपने साथी यानी एक और जो सिपह सालार है ईयू यूरोपियन यूनियन से भी कहलवा दिया कि भैया ये प्रॉब्लम हम क्रिएट करेंगे। हुआ क्या है सारी बात को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक और आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो बिना कोई देरी के करिए चैनल को सब्सक्राइब और ट्रुथ इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट बिना कोई बायसनेस और फिल्टर के नेशन के इंटरेस्ट में करते हैं शुरू। मेरे साथियों, ऑयल ट्रेड को बैन करने की कोशिश की गई है कि इंडिया के साथ में जो ऑयल ट्रेड रशिया करता है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन कंट्रोल ये होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रशिया के फेवर में है और इंडिया आज भी उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। बिकॉज इतिहास गवाह है कि रशिया का हमारे को क्या सहयोग रहा है। मेरे दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज दोपहर 3:30 बजे यानी 15:30 के ऊपर खबर दी, सैंक्शंस ऑन रशिया, EU unveils strongest measures yet oil cap lowered and shadow fleet hit। कहने का मतलब एक प्राइस कैप लगा दिया है कि रशिया भैया इसके ऊपर अगर कोई देश इस कीमत से ऊपर उससे तेल खरीदेगा तो हमारा उससे संबंध खत्म, उससे हमारे किसी भी तरीके के रिलेशन नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो प्राइस कैप है उसको काफी घटा दिया गया है। अब घटाने का इंपैक्ट कहां कहां पड़ेगा, एक एक बात को डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए, ईयू ने रूस पर 18वां प्रतिबंध पैकेज लागू किया है। ये क्या है वो समझे, उसके पहले ये तो समझे कि 18th क्या है। मेरे साथियों, जो 2022 से रशिया का और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें यूरोपियन यूनियन बैक टू बैक रशिया को कंट्रोल करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। तो आज मान लीजिए कि पहली बार में कौन सा लगाया, दूसरी बार में कुछ लगाया, तीसरी बार में कुछ लगाया, तो 2022 से 2025 यानी फरवरी 22 से लेकर जुलाई 2025 तक आते आते आज इन्होंने 18वां रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। पहले रिस्ट्रिक्शन में क्या था आपको बताता हूं। जो पहला रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था तब उन्होंने रशिया को सारे बैंकिंग सिस्टम से, बैंकिंग नेटवर्क से बाहर किया था। तो आप समझ गए होंगे ये 18वां पैकेज क्या है। 18वें पैकेज को इन्होंने लागू किया, यहां पे क्रूड ऑयल की कीमतों को कैप कर दिया, यानी कैप को घटा दिया गया है। पहले इन्होंने बोल रखा था कि भाई $60 है पर बैरल की रेट पे रशिया से मैक्सिमम प्राइस है ये $60 इस तक कोई देश खरीदेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे कल परसों मार्क रूट बोल के गए और आज क्या होता है, इन्होंने कर दिया है 46.7 to 48 USD यानी लगभग $48 पर बैरल से ज्यादा आप रशिया को पे नहीं कर सकते। अगर आप रशिया को पे करते हो तो ईयू से संबंध आप भूल जाओ। अब यहां पे सिर्फ ईयू नहीं है, ये ईयू भी है, ये G7 भी है, ये नाटो भी है, ये यूएसए भी है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बड़े लेवल पे बोलूं तो सारी कहानी है यूएसए की रची हुई और यूएसए के एजेंट आकर के बार बार उसको रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग मोड में। तो कुल मिला के हुआ क्या है, ऑयल प्राइस को कैप कर दिया गया है। अब यहां पर क्या ये सिर्फ यूएसए या एक तरफा ही चल रहा है, थोड़ा समझिएगा। अब क्या होगा, रशिया को ज्यादा डिस्काउंट पे कच्चा तेल बेचना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में पैसा तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो रशिया ऑलरेडी जो इन्होंने प्राइस कैप लगाया उससे कम प्राइस कैप के ऊपर इंडिया को और चाइना को पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो सर क्रूड ऑयल सेल कर रहा है। तो ये सिर्फ एक तरह से कहना हो गया, बस ज्यादा कुछ इसका इंपैक्ट पड़ नहीं रहा। लेकिन इसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर? पॉजिटिवली अगर आप देखो इंडियन इकोनॉमी पे इंपैक्ट, तो हमें सस्ता तेल मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बचेगा। और फॉरेक्स रिजर्व की भी यहां ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि ये जो लेन देन होता है ये डॉलर में होता ही नहीं है।
ठीक है सर, डॉलर में ये लेन देन है ही नहीं। ये डॉलर होता है रुपए में, ये डॉलर होता है रूबल में, ये होता है दिरहम में, या तो होता है युआन में। तो कुल मिलाकर के मेजर ये 3-4 करेंसी इन्होंने सेट की हुई है, उसके अंदर ये लेन देन करते हैं। तो कुल मिलाकर के अमेरिका के लिए एक तरह से ग्रे मार्केट हो गया। अमेरिका या उसके बैंकिंग नेटवर्क को पता ही नहीं चल रहा कि कितना ये लेन देन कर रहे हैं। और अमेरिका का जो स्विफ्ट नेटवर्क है, जिससे बाहर किया था रशिया को 2022 में, रशिया ने खुद का डेवलप कर लिया, तो उसका कोई प्रभाव यहां पे नहीं पड़ा। अब मेरे साथियों, भारत पहले से ही रूस के करीब 40% तेल आयात करता है, जिससे उसको बड़ा लाभ मिलेगा। भाई इंडियन इकोनॉमी को तो लाभ होना तय है। 40% के आसपास हमारे टोटल इंपोर्ट का हम रशिया से ही कर रहे हैं। अब मेरे दोस्तों, एक चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये जानिए, एक रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी है। ये रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी क्या है? रशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से ये एक है, जो कि ऑयल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करती है। अब रोसनेफ्ट को इतना हाईलाइट क्यों किया? बिकॉज रोसनेफ्ट का रिलेशन मेरे दोस्तों डायरेक्टली इंडिया से है। ठीक है सर, इंडिया से है। आप एक चीज समझ लीजिए, इंडिया दुनिया से गोल्ड इंपोर्ट करता है बहुत बड़ी तादाद में। दुनिया का शायद ये सबसे बड़ा इंपोर्टर हिंदुस्तान है जो गोल्ड इंपोर्ट करता है। हम दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में हमारी पूरी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल जो है वो भी इंपोर्ट करते हैं। अब आप आश्चर्य करेंगे इस बात पे कि हम यहां पे ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ जो गोल्ड है उसको इंपोर्ट करते हैं। सिमिलरली इंडिया बहुत बड़ी तादाद में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसके बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करता है। और यूरोप जो है ये भारत का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जो कि भारत के बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदता है। अब इंडिया से यूरोप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयू को इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको लपेटे में लेने का मतलब यह है कि इंडिया को इससे घाटा होगा। कारण क्या है? रोसनेफ्ट जो कंपनी है, रोसनेफ्ट ने, आपने कभी देखा हो पेट्रोल पंप, एसआर के पेट्रोल पंप देखे होंगे। अब फिर बाद में आपने यह भी पाया होगा कि ये नयारा के रूप के अंदर कन्वर्ट हुआ था। क्या सर? ये एसआर की रिफाइनरी गुजरात में थी, ठीक है, उसको एक तरह से एक्वायर किया, उसको खरीदा किसने? रोसनेफ्ट ने। रोसनेफ्ट के पास में 49% अप्रॉक्स शेयर्स या हिस्सेदारी है एसआर में, और बाकी जो एक इन्वेस्टर्स का कंसोर्टियम था, यानी ग्रुप था, बाकी उनके 51% उनके पास है और 51% रोसनेफ्ट के पास है। उन्होंने इसको रीब्रांड किया नयारा के नाम से, नयारा एनर्जी। ठीक है, अब नयारा एनर्जी कर दिया तो कुल मिलाकर के इंडिया से ही माल जा रहा है, तो इंडिया को सर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखना पड़ेगा। थोड़ा सा इस मर्जर के बारे में जान लीजिए मेरे दोस्तों। ये नयारा फिलहाल 6750 पेट्रोल पंप अप्रॉक्स पूरी दुनिया के अंदर ये होल्ड करते हैं, बिकॉज एसआर से कन्वर्ट हुआ है। अब यहां देखिए, Rosneft and a consortium of a global investors acquired SR Oil Refinery in Gujarat and related assets from SR Energy Holding in 2016. ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझिए सर, ये जो मर्जर है या ये जो एक्विजिशन है, जो एक्वायर किया इस कंपनी को एट 12.9 बिलियन यूएसडी, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा है। तो बड़ी कंपनी है, बड़ा पैसा लगा यहां पे। रोसनेफ्ट के पास 49, बाकी जो है वो पार्टनर से ले लिए। अब यहां पे हमें जो चीज देखनी है वो एक और ये है, हां जी सर, न्यू ऑनर्स रीब्रांडेड एसआर ऑयल एज नयारा इन 2017। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रोसनेफ्ट तो इशारा है, लेकिन इंडिया को भी बैलेंस करना है। और आप समझ ही रहे हैं, कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक और बात बोली थी कि 10% ब्रिक्स पे लगा देंगे। तो बस ये ब्रिक्स के अंदर इंडिया को भी मल्टीपल फ्रंट्स को परेशान करने वाली यहां पे बात है। आप इस रिफाइनरी को देखिए, बहुत बड़ी रिफाइनरी गुजरात के अंदर लगी हुई है, जहां पे क्रूड ऑयल से फाइनल प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट वो बनाए जाते हैं। अब यहां पे दोस्तों, ये जो ईयू ने इंपोज किया है न्यू सैंक्शंस ऑन रोसनेफ्ट रिफाइनरीज इंडिया बिजनेस, तो इंडिया के बिजनेस को मेरे दोस्तों ये क्या करेगा? नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। और इसके बाद में आप जब शेयर मार्केट का प्राइस देखा तो मार्केट प्राइस भी डाउन आया है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो सर, 2-3 चीजें। नयारा एनर्जी की लोकेशन गुजरात है। गुजरात के अंदर आप देखें तो यहां पर ये वडीनार में, ये इस जगह के ऊपर, कोस्टल रीजन के ऊपर ये बनी हुई है। समझ आने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, लोकेशन हमें समझ में आ गई, गुजरात है। अब हमें इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो टोटल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, वो मेजर रोल सर ये रिफाइनरी प्ले कर रही है। अब आप देखिए, हमारे जो इंपोर्ट के रास्ते हैं, चाहे फिर मैक्सिको है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील, मिडिल ईस्ट से हम पेट्रोल, तो यहां से ये क्रूड ऑयल आ रहा है। आप सिर्फ 3 डायरेक्शन देखेंगे जहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? फाइनल गुड्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है। अब आप यहां देखो तो एक है ईस्टर्न यूरोप, एक है वेस्टर्न यूरोप और एक है आपका एशिया पैसिफिक, मतलब कुल मिला के आसियान नेशन की बात हो रही है। तो ये मार्केट तो समझ में आता है, लेकिन इस मार्केट में सर प्रॉब्लम होना तय है, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में। तो इंडिया के लिए ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट निकल करके आया है इस पूरी डिस्कशन में कि भैया इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट जो है वो हमारा थोड़ा डाउनवर्ड हो सकता है। बट एक चीज समझ लीजिए, जब रशिया से जब पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल पूरा यूरोप इंपोर्ट करता था, जब उन्होंने सैंक्शन लगा दी तो उन्होंने नया मार्केट तलाश लिया, नए सप्लायर तलाश लिए, वहां से खरीदना शुरू कर दिया। और वैसे ही रशिया ने भी अपने अपने जो खुद उसके लिए जो मार्केट के खरीदार हैं, नए बायर उसने ढूंढ लिए। तो इंडिया भी अपने बायर ढूंढ लेगा। मार्केट यहां नहीं तो मार्केट बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। इसीलिए जो सिंगल होल्ड डिपेंडेंसी होती है दैट इज ऑलवेज हार्मफुल, वो मोनोपोली क्रिएट करती है और वो परेशान करती है। तो यहां पे हमें ये थोड़ी बहुत एक परेशानी का सामना यहां करना पड़ सकता है। अब मेरे दोस्तों, ईयू का जो ये रेस्ट्रिक्शन लगा है, ये जो 18 पैकेज आया है 18वां, उसका मतलब ये भी है कि भैया ऐसा है, अगर कोई देश कोई पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम, यानी ईयू देशों को तो ये एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है, ये नुकसान है। लेकिन अगर कोई देश मान लीजिए जो ईयू से रिलेशन रखता है, डायरेक्टली रिलेशन है, पेट्रोल्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो रशिया से या इंडिया की इस कंपनी से कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसके ऊपर भी वो टैरिफ्स या रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दूसरे देशों को दूर भगाने की सारी कहानी है। भारत के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करना है कि इंडिया भाई इस चीज से थोड़ा सा दूर हो जाए। प्राइस कैप का नियम क्या होता है तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर कोई देश ज्यादा दाम देगा उस पर भी ये सैंक्शंस लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भय डाल के रशिया से बाकी देशों को दूर करने की बात है। ऑलरेडी ये चीख के कह रहे हैं रशिया को और इंडिया को दूर हो जाना चाहिए। मार्क रूटो ने किस लैंग्वेज में कहा था कि थोड़ा फोन कर दो, कह दो अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप रशिया के, आप चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, तो कॉल टू पुतिन और समझाइए कि भैया उसको खत्म करो। 50 दिन की मोहलत है और 50 दिन में ऐसी बहुत सारी चीजें और आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन रशिया भी सर इस मामले में पीछे नहीं। रशिया ने भी साफ कह दिया कि अगर कोई देश प्राइस कैप को मानता है उसके साथ हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो सर इसके अंदर क्या है, रशिया कोई चीज पता है, उसके पास मार्केट बहुत बड़ा है। अब मार्केट में सर दो चीजों का एक और ध्यान रखिएगा। जब आपने सबसे पहले एक और चीज पढ़ी थी तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे जहाज होते हैं जिनके थ्रू ये एक तरह से माल को बिना ओपन इंफॉर्मेशन के सप्लाई कर देते हैं। पुराने जहाज होते हैं, उन पुराने जहाजों के ऊपर मल्टीपल अलग अलग देशों से निकलते हैं, झंडे बदल दिए जाते हैं, प्लस समुद्र के बीचों बीच ही एक जहाज से दूसरे जहाज में माल शिफ्ट कर दिया जाता है। बिल ऑफ एंट्री डिफरेंट ओरिजिन जो होता है, जिसको बोलते हैं ना कि बिल ऑफ ओरिजिन, वो बदल दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरह से ग्रे मार्केट डेवलप हो जाता है और माल जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप देखो ईयू ने अप्रॉक्स 100 ऐसे जहाजों को आइडेंटिफाई किया है जिनको ये माना गया है कि ऐसे फ्लीट हैं जो मतलब नेगेटिव ये काम कर रहे हैं, उनको भी इसने बैन किया है। करिए आगे देखते हैं सर। तो कुल मिलाकर के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की सनक लेकर के चल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो इंटेंशन दुनिया में दिखाना चाहते हैं। तो कई बार कहते हैं भाई कि मतलब दूर लगी हुई आग आपको नजर आ रही है लेकिन पैरों के पास जो आग लगी है वो दिख नहीं रही है। तो इनके साथ में भी यही हो रहा है, हो ये रहा है। थोड़ी खबर पढ़िए। एंटी ट्रम्प डेमोन्स्ट्रेशन क्राउड streets, park and the plaza across the US, organizers say million came। मतलब लाखों लोग सर, लगभग 1600 से ज्यादा ऐसी जगह रही है, 1600 प्लस, जहां पे अगेंस्ट ट्रंप के प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे अमेरिका के अंदर। तो सर यहां पे हो क्या रहा है, खुद का घर संभल नहीं रहा, दूसरों को ज्ञान यहां दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के रशिया भी सर इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि आखिर में यहां बीत क्या रही है। आपकी जो नाटो कंट्री है जिसके हमने कुछ दिन बताया था इनके बारे में, प्रेसिडेंट डूडा के बारे में, जो कि पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का और जापान का चाइना के साथ में मतलब अच्छे से मीटिंग होना, उसके बाद के अंदर भारत जो है वो भी धीरे धीरे बैकफुट की तरफ और नेगोशिएशन का दौर, प्लस ब्राजील का एकदम क्लियर कट कह देना। तो कुल मिलाकर के रशिया भी समझ रहा है कि भैया अभी धीरे धीरे मामला डामाडोल होगा और अमेरिका उस पोजीशन में नहीं, स्पेशली ट्रंप उस पोजीशन में नहीं है कि वो मजबूती से आगे बढ़ पाए। मेरे दोस्तों आपको एक और पॉइंट समझना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट की एक पावर या कहिए इजराइल की पावर, अमेरिका का एक सपोर्टर इजराइल की जो गवर्नमेंट है, इजरायली गवर्नमेंट भी अनस्टेबल गवर्नमेंट हो चुकी है, बिकॉज वहां की दो प्रमुख पार्टियों ने उनसे जो है समर्थन वापस ले लिया है। और
ये जरूर कहा है कि देश अभी स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं गिराएंगे, बट एक्चुअली हम बाहर से समर्थन करेंगे, सरकार में शामिल नहीं है। तो अनस्टेबिलिटी यहां भी क्रिएट हो चुकी है। अब मेरे दोस्तों, रिसेंटली जो आपको पता होगा कि जेलेंस्की के साथ मीटिंग का होना, जेलेंस्की के साथ मीटिंग होना मतलब क्या, कुल मिलाकर के सब कुछ है कि रशिया को बैकफुट पर डालो और कैसे भी इससे युद्ध जो है वो रुकवा दो, इसको क्लियर कट कह दो। आपने सारे हथकंडे अपना लिए, आप इसको बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर चुके हो, ऑयल इंपोर्ट्स के, ऑयल के जो ट्रेड के ऊपर आप बैरियर बना रहे हो, बाकी देशों को बोल रहे हो कि भैया आप इससे व्यापार नहीं करोगे क्योंकि स्विफ्ट से बाहर होंगे, तो क्लियर कट है आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी रशिया के साथ में चाइना और अमेरिका जो है वो मजबूती से खड़े रहे, आज भी खड़े हैं, और विश्वास कीजिए दोनों देश आगे भी खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से ये ट्रॉइका या ये जो त्रिकोण है, ये त्रिकोण दुनिया को एक नया अच्छा विकल्प देने वाला त्रिकोण है। और जिस तरीके से वेस्टर्न प्रेशर का काम कर रहा है, तो ईस्ट के लिए ये सबसे, इससे बेहतर कोई विकल्प समझ में मुझे तो नहीं आ रहा फिलहाल के कंडीशन में। बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टेबल नहीं होते हैं, परिवर्तन संसार का नियम, परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन वहां पे जो स्पेशली हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है वो अभी नाटो के उस स्टेटमेंट के बाद में भी क्लियर कट हमारे विदेश मंत्रालय स्टेटमेंट दे दिया है कि भैया पहले आप खुद की गिरबान झांक लो, उसके बाद में हमें बोलो, हम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को हम तय करेंगे, हमारे हिसाब से डील करेंगे, ज्ञान की नो एंट्री। ठीक है, ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया। अमेरिका की सीधी क्लियर नजर यही है कि यार कैसे भी करके इस ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर किया जाए। कमजोर करने का रीजन क्या है? एक तरफ स्टेटमेंट क्या देते हैं, नहीं नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता जी, ये कोई इतना सीरियस नहीं लेता मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसी के साथ में आप फिर चिल्लाते हो जी 10% आपके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे, एडिशनल टैरिफ 10% का। तो यहां हो क्या रहा है, ब्रिक्स की पावर से G7 को टेंशन है, बिकॉज बहुत सारे देश जो है वो अब ब्रिक्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं। इस सबसे बड़ा झटका जब लगा होगा अमेरिका को, जब उसके मजबूत एक देश जो नाटो मेंबर भी है बहुत पहले से, टर्की ने जब ये कह दिया कि भाई वी विश टू बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के साथ में आना, ब्रिक्स को एक तरह से बड़ा मजबूत बेस तैयार हो रहा है। अभी तक नहीं उनकी एंट्री हुई है, लेकिन वो बात कहना भी बहुत बड़ी बात है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट यही है कि जो रशिया के हेल्पर हैं, रशिया के सिपह सालार हैं, साथी हैं, इनको टेंशन दो, इनको कमजोर करो। उसी क्रम में आपने देखा होगा, फिर चाहे लूला डिसिल्वा हो, चाहे फिर नरेंद्र मोदी हो, या फिर चाइना हो, तीनों देशों के साथ में इनका बिहेवियर कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है। रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है, टैरिफ्स की बात होती है, घुमा फिरा के सारी कहानी जो चल रही है वो ये चल रही है कि कैसे भी करके इनको दबाव में लिया जाए। तो जो काम 2-3 दिन पहले मार्क रूट ने किया था, जो कि नाटो के महासचिव हैं, वही काम घूम फिर करके अभी ईयू ने कर दिया है। तो 50 दिन की जो मोहलत दी है, 50 दिन के सारे ड्रामे हैं, जो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें और निकल के आएंगी। तो रेसिप्रोकल टैरिफ से लेकर के सारी ये कहानी एक ही दिशा में जा रही है कि अंकल को क्या चाहिए, अंकल को चाहिए हेजेमनी, अंकल को एक सनक है कि एक तरह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे बनेगा, ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है, अमेरिका अलोन हो जाएगा, ये अमेरिका अलोन बनेगा। उसी दिशा की तरफ ये देश को लेकर के जा रहे हैं। भारत की स्थिति एकदम क्लियर कट है सर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो स्टांस लिया है अमेरिका ने, और अभी रिसेंटली वो खबर के बारे में कई बार ये आता है जी सच्ची है, कई बार आता है झूठी है, कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो लगभग 2 दशक के बाद में पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। तो इन सब चीजों से ये चीज निष्कर्ष निकल रहा है कि भारत की पॉलिसी में अमेरिका पे निर्भरता बहुत ज्यादा होना घातक रहेगी। बैलेंसिव अप्रोच लेते हुए, रशिया के साथ में अपने संबंधों को मजबूत करते हुए एक नए पावर ब्लॉक का निर्माण करना, और अपने ही जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी है वो मल्टीपोलर हमें बनानी पड़ेगी। बिकॉज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज से नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये रही है कि हम मल्टीपल पावर ब्लॉक्स के सपोर्टर रहे हैं। तो फिर देश के पड़ोसी देशों के संबंध सुधारने या फिर दुनिया के अलग अलग मार्केट को तलाशना, ये भारत की सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। न सिर्फ कि एक देश के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए और फिर उसके इस मतलब इसको बोलते ना कि उठने और बैठने के इशारे पे काम करना, वो चीज देश की संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज कहलाता है। तो हमारा जो साथी देश है रशिया, वो आज से नहीं, इतिहास इसका गवाह है सर। फिर वो चाहे 1971 का वॉर रहा हो, चाहे तो फिर आपके कश्मीर का इशू रहा हो, जिस दिन आप देश खड़ा हुआ था ना सर, बिल्कुल जिसको बोलते ना कि बिल्कुल बच्चा एकदम, तो जिस दिन हम खड़े हुए थे वहीं पे हमारे कश्मीर, हमारे देश के मस्तक का, हमारे देश के मां भारती के मुकुट को, सारा मैटर यूएन में था। और यूएन के अंदर जब बाकी देश, बाकी वीटो पावर्स इंडिया के अगेंस्ट जा चुके थे, देयर वाज सिंगल ओनली नेशन वाज रशिया हु वाज स्टैंडिंग विद अस, हमारे साथ खड़ा था और मजबूती से उसने हमारा पक्ष लिया। 1971 में
वॉर को रुकवाने के लिए फिर वहां पर रिजोल्यूशन लाया गया यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। देयर वाज ओनली रशिया जो भारत का समर्थन कर रहा था, और हर स्थिति के अंदर भारत का साथ रशिया ने दिया है, फिर वो डिफेंस सेक्टर हो या एनर्जी सेक्टर हो, हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हेल्प हो। रशिया का कंट्रीब्यूशन इंडिया के साथ और इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप सर ये हिस्टोरिक है, इसमें कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए। हम तो ऐसी अपेक्षा करते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। क्या भारत रशिया के साथ था, है और रहेगा? आपकी ओपिनियन बताइएगा, और साथ ही साथ हमारा जो छोटा सा प्रयास है ये आपको कैसा लगा इसको भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो हमारा हौसला बढ़ेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे कर देता हूं, वो ये है कि हमारे साथ में इस परिवार का आप जरूर हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा लगता नहीं, लेकिन वो बढ़ता हुआ नंबर हमारे हौसले को और हमारे परिवार से जुड़ने वाले और लोगों को एक अच्छा महसूस कराता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारे को सुनने वाले बढ़ेंगे, और सुनने वाले बढ़ेंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट हम ला पाएंगे, बिकॉज हमारी टैगलाइन है ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट। यदि आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून अगेन, बाय बाय।